वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। महरीन बेगम और अफशीन दोनों बाज़ार शॉपिंग करने गई थी। इन्होंने अर्दल से भी कहा था मगर इसने घर रहने पर तरजीह दी। इन्हें यहाँ आए 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में ही अफशीन सबके साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे हमेशा से यहाँ ही रहती हो, जबकि अर्दल अभी थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार थी। दाजान अपने कमरे में सो रहे थे जबकि ध्यान भी हवेली में ही था। वो अकेली बैठ कर बोर हो गई थी तो ताज़ा हवा लेने के लिए हवेली की छत पर चली गई। छत पर पहुँचते ही ताज़ा और ठंडी हवा के झोंकों ने इसे एक नई ताज़गी का एहसास दिया था। वो छत के गिर्द डिज़ाइनिंग से की गई चारदीवारी को देखती मुस्कुराई और फिर हवेली की पिछली जानिब का नज़ारा देखने के लिए खड़ी हो गई। चारदीवारी के लिए खड़ी की गई वो दीवार अर्दल की कोहनी तक आ रही थी। हवेली के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी जिससे हवेली की शान और ज़्यादा बढ़ जाती थी। अर्दल को हरे भरे खेतों का ताज़ा हवा से लहलहाने का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुकून बख्श लग रहा था। वो यूं ही इस नज़ारे में कोई खड़ी थी कि तभी पीछे से किसी ने इसके पेट के गिर्द बाजू बांध कर इसके कंधे पर तोड़ी रखी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? वो जान गई थी कि ऐसे करने की हिम्मत कौन कर सकता है। तभी घबराहट भरे लहजे में बोली, क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस अपनी बीवी को हक कर रहा हूँ जो 2 दिन से मुझे इग्नोर कर रही है। ध्यान शरारत से बोला जबकि अर्दल बेचारी तो सांस भी नहीं ले पा रही थी, इसकी कुर्बत में दूर हो पली थी। इसने मिन्नत की जबकि इसकी हालत पर अदयान के होंठ मुस्कुराहट में डले और इसने अपनी शरारत में इजाफा करते अर्दल की सराही गर्दन पर बूसा दिया था, जबकि इस अब अर्दल को लगा कि वो बेहोश हो जाएगी। इसकी टांगों से जान निकलने पर आई थी। कोई शक नहीं था कि अगर अदयान ने इसे पकड़कर ना रखा होता तो वो गिर जाती। क्या यार, तुम्हारे तो मेरे इतने से अमल से पसीने छूट रहे हैं। शादी की बात तो लगता है मुझे हॉस्पिटल में ही में ही हमारे लिए एक कमरा ख़रीदना पड़ेगा। वो इसकी बिगड़ती हालत पर तंज करता बोला, पर प्लीज़ मुझे सांस नहीं आ रहा। वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली क्योंकि वो इसकी कुर्बत में वाकई सांस नहीं ले पा रही थी। क्या हो गया है यार? ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? अदयान इससे दूर होकर बोला और इसका रुख अपनी जानिब किया, जो मुंह खोले सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे हवा में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। क्या हुआ? अभी भी सांस नहीं आ रहा? अदयान इसे फिक्रमंदी से देखता पूछने लगा, जिस पर अर्दल ने नाम में सर हिलाया। रुको, मैं मदद कर देता हूँ, वो इससे बोला, जबकि अभी अर्दल इसकी बात पर ना समझी इसे देखने लगी थी कि वो कैसे मदद करेगा, मगर इसके देखने से पहले ही अदयान इसे बता चुका था कि वो कैसे मदद करने वाला है। अदयान ने अर्दल से मदद करने का कहते ही इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा और फिर इसके होंठों में अपने होंठ को उलझाते अपनी सांसों को इसकी सांसों में शामिल करने लगा। अदयान के इतने बोल्ड अमल पर अर्दल की आंखें पटी की पटी रह गई थी। इसने अदयान के सीने पर मुक्के मारते इसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर अदयान था कि इससे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी मर्जी से अर्दल से दूर हुआ और अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपने मुस्कुराते होंठों पर फेरते अर्दल को देखा, जो चार दीवारी की दीवार के साथ टेक लगाकर कड़ी लंबे लंबे सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर रही थी। इसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर बन गया था और होंठ भी सुर्ख हो गए थे। बहुत बेशर्म है आप अदयान, बहुत ज़्यादा बेशर्म। चले जाएं यहाँ से वरना दाजान को आवाज़ देकर बुला लूँगी मैं। वो गुस्से और शर्म से मिली जुली कैफियत से बोली तो अदयान मुस्कुराया। फिर दो कदम इसकी जानिब बढ़ते अपने दोनों हाथ पिछली दीवार पर रखते इसके फरार का रास्ता बंद किया। ऐसे तो मत धमकाओ मुझे, मैंने तो बस छोटा सा बदला लिया है तुमसे, क्योंकि तुम जब से यहाँ आई हो मुझसे दूर दूर रहती हो, मुझे देख कर रास्ता बदल लेती हो और पहले जो मुझसे फ़ोन पर बात कर लेती थी अब वो भी नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें छोटी सी और ख़ूबसूरत सी सज़ा दे दी है। मुझे इग्नोर करने की उम्मीद करता हूँ ऐसे दोबारा नहीं करोगी। वो धीमे लहजे में बोलता आखिर में इसके दोनों गालों पर लब रख गया था, जबकि इस बार अर्दल ने इसे घूरा, जिस पर अदयान ने मुस्कुरा कर इसके माथे पर भी लब रखे। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही, मुझे बस आपसे शर्म आती है और सच कहूँ तो ऐसी चीज़ से डरती आपको देखकर रास्ता बदल लेती थी, क्योंकि मुझे पता था आप अकेले देखकर ऐसी ही कोई हरकत करेंगे और मैं नहीं चाहती थी कि रुखसती से पहले मैं आपका ये रूप देखूं। मैंने खुद को अभी इस सब के लिए तैयार नहीं किया। क्या आप रुखसती का इंतज़ार नहीं कर सकते? वो रूठे लहजे में बोली तो अदयान को इस पर और ज़्यादा प्यार आया। कर सकता हूँ, मगर तुम मुझे इग्नोर मत किया करो ना। मैं सच में
मैं सच में दोबारा ऐसे तंग नहीं करूँगा, मगर कम से कम मुझे इग्नोर तो मत किया करो, मुझे बुरा लगता है। वो इसे गले लगाता बोला, कोशिश करूँगी मगर वादा नहीं करती क्योंकि मुझे शर्म आती है ये सोच कर के सब क्या कहेंगे। रुखसती से पहले ही ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और फिर अफशीन तो मेरा जीना हराम कर देगी, मुझे तंग करेगी, आपके नाम से छेड़ेगी। बस इसीलिए मैं आपसे दूर रहती हूँ, प्लीज़ आप भी मेरी हालत समझो ना। वो इसके सीने से सर टिकाकर बोली तो ध्यान ने गहरा सांस लिया। मुझे ही समझना पड़ेगा क्या, इसने पूछा तो अर्दन ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा ठीक है, फिर जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ कुछ दिन और कर लेता हूँ, लेकिन अभी के लिए थोड़ी देर ऐसे ही कड़ी रहो क्योंकि अभी तो यहाँ कोई नहीं है ना। वो इसकी बात मानता बोला तो अर्दल ने मुस्कुरा कर इसकी कमर के गहरे बाजू हाइल कर लिए थे। आज मेरा लास्ट पेपर है तो हम कल शाम को लाहौर के लिए निकलेंगे, ठीक है ना। अरीश नाश्ता टेबल पर लगाती ज़ियाम से बोली, जिस पर इसने हाँ में सर हिलाया और फिर इसे कंधों से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। तुम बैठो, बाकी की चीज़ें मैं ला कर रखता हूँ टेबल पर। वो मुस्कुरा कर बोलता किचन की जानिब बढ़ गया। अरीश अब इससे नाराज़ ही बात करती थी, नॉर्मली ही बात करती थी और ज़ियाम भी पूरी कोशिश करता था कि वो अभी अपनी फीलिंग्स को एक साइड पर रख कर जितना वक्त हो सकता है अरीश के साथ नॉर्मल और खुशी से गुजार ले। वैसे मैं सोच रही थी कि हम कल सुबह शॉपिंग पर चले जाएं, घर वालों के लिए और ध्यान लाला की शादी के लिए कुछ तोहफे ख़रीद लें, साथ ही रमल के लिए भी ख़रीद लेंगे कुछ तोहफे। आप क्या कहते हैं। इसने किचन में खड़े ज़ियाम को देख कर कहा तो इसने हाँ में सर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था, चलो फिर कल शॉपिंग पर चलते हैं और फिर वापस आकर सीधा लाहौर के लिए निकल जाएंगे। ज़ियाम ने इसकी बात पर हामी भरी और जूस का जग लाकर टेबल पर रखा। अहमद भाई और नूर के पेपर्स कल ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि नूर का एक सब्जेक्ट मुझसे मुख्तलिफ है तो इसलिए वो आज यूनी नहीं आएगी और ना मुझे ड्रॉप कर सकेगी, इसलिए मैं आज टैक्सी से वापस आऊँगी। अरीश को इसे बताना याद आया तो बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वापसी पर मैं तुम्हें पिक करूँगा, इसलिए टैक्सी वगैरह में मत ख्वार होना। ऑमलेट की प्लेट भी किचन से उठाकर टेबल पर रखते वो अपनी कुर्सी पर बैठता बोला, जिस पर अरीश ने सर हिलाया। अपने कहे के मुताबिक वो दोनों अगले दिन सुबह 10 बजे ही शॉपिंग के लिए चले गए थे और अब तकरीबन 2 बजे इनकी वापसी हुई थी। तुम चलो, मैं ये सारी बैग लेकर आता हूँ। गाड़ी घर के सामने रुकी तो अजियाम अरीश से बोला, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, डिग्गी में पड़े रहने दे, वापस भी तो रखने हैं ना, इससे बेहतर है लाहौर जाकर ही निकाल लेंगे। अरीश की बात इसे भी ठीक लगी, तभी इसने सर हिलाया और गाड़ी को पार्किंग में ले जाकर खड़ा किया। अरीश की गाड़ी से निकलते ही वो भी बाहर निकला था और गाड़ी को लॉक लगाकर इसके पीछे पीछे चलता घर के दरवाजे तक आया, मगर जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास आए वहाँ अलिशबा को देखकर दोनों हैरान हुए। ये पहली बार था कि अलिशबा घर तक आई थी। इसे देखते ही अरीश का मूड ख़राब हो गया था। अलिशबा तुम यहाँ? ज़ियाम ने हैरानगी से पूछा। ज़ियाम तुम कहाँ थे? पिछले कई दिनों से तुम मेरा फ़ोन पिक कर रहे हो ना मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो, और मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ी हूँ मगर तुम घर पर भी नहीं थे, क्या बात है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो रोने वाला मुंह बनाकर कहती। ज़ियाम की जानिब बढ़ी, इससे पहले वो इसके गले लगती ज़ियाम ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया था। फासले से बात करो अलिशबा, मेरे साथ चिपकने की ज़रूरत नहीं है, ज़ियाम ने सख्ती से कहा तो अलिशबा ने हैरान नज़रों से इसे देखा, जबकि अरीश के दिल को ठंड पड़ी थी। लेकिन फिर भी वो ज़ियाम को दिखाने के लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर चली गई। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अलिशबा ज़ियाम के रवैये पर हैरान और परेशान होती पूछने लगी। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा यूँ मेरे घर तक आना। बीजान कहती है दोस्त दोस्ती की हद तक रहने चाहिए, घर की हुदूद कभी पार ना करवाओ। ज़ियाम तो आज अलिशबा को अलग ही लग रहा था। क्या कह रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ ना, एक दोस्त से बढ़कर हूँ ना तुम्हारे लिए, फिर भला मेरे लिए कैसे उसूल? मैं तो आ सकती हूँ तुम्हारे घर, वो बोलते हो। ज़ियाम ने इसे हैरानगी से देखा। एक मिनट, तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो? तुम मेरे लिए मेरे दूसरे दोस्तों की तरह हो। हाँ, मैं तुम्हें इसलिए ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता था कि तुम यहाँ पाकिस्तान में अकेली हो और किसी ज़माने में मुझे पसंद थी, बस यही वजह थी कि मैं तुम्हारी ज़्यादा केयर करता था। ज़ियाम ने इसकी गलतफ़हमी दूर की तो अलिशबा पागल होने पर आई। पसंद थी मतलब क्या है तुम्हारा इससे? मुझे लगा तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। अलिशबा की बात पर वो मुस्कुराया। नहीं अलिशबा नहीं, तुम्हें गलतफ़हमी हुई है, मैं तुम्हें अब क्यों पसंद करूँगा? मैं अब शादीशुदा हूँ और मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत, मेरी वफ़ाएँ सब मेरी बीवी के लिए हैं। मैं शादी से पहले तुम्हें पसंद करता था मगर इसके बाद से नहीं। मैंने तुम्हें ट्रीट बिल्कुल पहले की तरह किया क्योंकि मुझे बदल जाने वाले लोग पसंद नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलती तुम्हें गलतफ़हमी में डाल देगी और मेरी ज़िंदगी में मुश्किल खड़ी कर देगी।
मेरी इस्लाह मानो तो अभी भी वक़्त है, संभल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बीवी से मोहब्बत है। ज़ियाम का एक-एक लफ्ज़ अलिशबा को गुस्सा दिला रहा था। वो तो ये सोच-सोच कर खुश हुई होती थी कि ज़ियाम शादी के बाद भी इसे ही चाहता है। तभी तो इसकी एक कॉल, एक मैसेज पर भागा चला आता है। मगर ज़ियाम के अल्फ़ाज़ ने इसे हकीकत की दुनिया में लाकर पटक दिया था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारी खातिर अरमगान को छोड़ दिया और अब तुम मुझे कह रहे हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। वो गुस्से से चीखी, झूठ बोलना बंद करो अलिशबा। अरमगान को तुमने मेरे लिए नहीं छोड़ा, बल्कि अरमगान ने तुम्हें छोड़ दिया, और ये बात तुमने मुझे खुद बताई थी। अरमगान ने मुझ तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, तभी तुम इससे नाउम्मीद होकर मुझसे उम्मीदें लगाने लगी। मगर प्लीज़ खुदा के लिए मुझसे कोई उम्मीद ना लगाओ। मैं इसलिए पीछे हट गया क्योंकि मैं जान गया था तुम क्या सोचती हो। तुमने मुझसे झूठ कहा था एक्सीडेंट का, और ये भी कि तुम्हारी दोस्त इस्लामाबाद में नहीं है, जबकि इससे अगले दिन ही तुम्हारी हॉस्पिटल वाली दोस्त की खुद कॉल आई थी और इसने मुझसे माफ़ी मांगी थी तुम्हारी झूठ में तुम्हारा साथ देने के लिए। इसका खुद एक्सीडेंट ना होता और इसे गिल्टी फील ना होता तो शायद मैं कभी सच जान ही ना पाता। तुम्हारी वजह से मैं मेरी बीवी के साथ चंद पल अच्छे ना गुजार सका, इसलिए मुझे अब एहसास हुआ कि तुम जब तक हमारे दरमियान हो कुछ ठीक नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खोने वाला हूँ। अगर तुम्हें इस दिन एक्सीडेंट का झूठ ना बोलती तो आज ये नौबत मुझ पर आई ही ना होती, वो कभी ना आती। बल्कि काश मैं खुद ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत ना देता, तो आज मैं भी खुश होता और मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर जाने का नाम ना लेती। तुम्हें खुदा का वास्ता है अलीशा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। प्लीज़ चली जाओ। अलीशा ज़ियाम के मुंह से एक्सीडेंट वाला सच सुनकर हैरान और शर्मिंदा दोनों हुई थी। जबकि आखिर में ज़ियाम ने जब इसके सामने हाथ जोड़कर इसे चले जाने को कहा तो इसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हुआ। वो वाकई अब इसे पसंद नहीं करता था। क्या क्या ख्वाब सजाए थे इसने, क्या-क्या प्लानिंग की थी इसने, मगर सब बेकार थी। काश वो वक़्त रहते ज़ियाम के जज़्बात को समझती और अरमगान से ना दिल ना लगाती, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसे बस सच्ची मोहब्बत चाहिए थी, जो शायद इसकी किस्मत में थी ही नहीं। इसने सोचा था कि वो अरीस से ज़ियाम को छीन लेगी, मगर वो ये भूल गई थी कि मोहब्बत छीनने से नहीं मिलती। अपने आंसू को बेदर्दी से साफ़ करते वो भागते हुए ज़ियाम की साइड से होकर गुज़री थी, जबकि इसके जाते ही ज़ियाम ने लंबे-लंबे साँस लेते अपना गुस्सा कम किया और फिर घर के दाखिली दरवाज़े को खोलकर अंदर बढ़ गया। इसके अंदर आने से पहले अरीज, जो दरवाजे से कान लगाकर सब सुन रही थी और खुश हो रही थी, भागकर अपने कमरे में चली गई ताकि ज़ियाम को पता ना चले। वो अभी अंदर आया ही था कि इसका फ़ोन बजने लगा। इसने कॉल करने वाले के नाम को हैरानगी से देखा और फिर कॉल पिक की। हाँ, क्यों? अभी खैर तो है ना? अच्छा ठीक है, वेट करो, मैं आता हूँ। वो कॉल करने वाले से बात करने के बाद फ़ोन को जेब में रखता अरीश के कमरे की जानिब बढ़ा। अरीश, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, ज़रूरी काम है। तुम मेरे आने तक पैकिंग कर लो, मैं 1 डेढ़ घंटे तक आ जाऊँगा। वो दरवाज़ा खटखटा कर कहता घर से निकल गया, जबकि कमरे में बैठी अरीश हैरान हुई कि इसे किससे मिलना था। मगर फिर कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई ताकि पैकिंग कर सके। अब सब बुज़ुर्ग अलग गाड़ी में जाएं और हम सब जवान अलग गाड़ी में जाएंगे। वो सब लोग पेशावर के लिए रवाना होने लगे तो जाबिर बोला, जिस पर सब बड़ों ने इसे घूर कर देखा। क्या मतलब बुज़ुर्ग? तुम होगे बुज़ुर्ग, हम तो नहीं हैं। और रही बात अलग अलग जाने की, तो पहले ये बताओ कि तुम लोग हमारे साथ क्यों नहीं जा सकते? बीजान जाबिर को घूरती बोली, जिस पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। हंसी तो जाबिर को भी आ रही थी, मगर बीजान से बहस भी तो करनी थी, इसलिए इसने जानबूझकर आंखें घुमाई। बस कर दी बीजान, अब तो मान ले कि आप बुजुर्ग हो गए हैं। माना कि लड़कियों को शौक होता है अपनी उम्र छुपाने का और ख़ुद को अपनी असल उम्र से छोटा बताने का, मगर यार ये तो गलत है कि आप 70 की होकर भी अपने बुढ़ापे को शीला की जवानी बताएं। वो कमर पर हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरह बीजान से बोला, जबकि इसकी शीला की जवानी वाली बात पर सबके कहके छूटे थे और साथ ही बीजान ने अपनी जूती की जानिब हाथ बढ़ाए थे। रुक बेगैरत, तुझे अभी बताती हूँ। शर्म नहीं आती अपनी बीजान को ऐसे कहते हुए? बीजान अपनी जूती उतार कर जाबिर से बोली, जबकि इससे पहले कि वो जाबिर को पकड़कर इसकी धुलाई करती, एहसान खान ने जल्दी से इनके हाथ से जूती पकड़कर वापस इनके पाँव के पास रखी थी। अच्छा बस माफ़ कर दे माँ जी, बच्चा है अभी, आपको पता तो है कि ये शरारत करने और आपको तंग करने से बाज नहीं आता। वो बीजान को कंधों से पकड़कर इनका गुस्सा ठंडा करते हुए बोले, जबकि अदनान खान ने जाबिर की गर्दन के नीचे एक लगाई थी। तुम भी कुछ शर्म
किया करो और सुधर जाओ, अपनी बीजान को इस तरह कौन तंग करता है भला। अदनान खान ने जाबिर को घूरते हुए कहा, जबकि इसने अपनी गर्दन मसलते नाराज़गी से बड़ा चेहरा बनाकर अपने बाप को देखा था। क्या बाबा यार, माना मैंने गलती की है, लेकिन अपने जवान बेटे को इस तरह कौन मारता है। और बीजान, ठीक ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे आपको नहीं कहना चाहिए था शीला की जवानी, बल्कि मुझे तो कहना चाहिए था मुमताज़ की जवानी पे नहीं आनी। मुमताज़ ने कर ली जितनी करनी थी मस्ती और नादानी। वो पहले नाराज़गी भरे लहजे में बोलता, आखिर में फिर से बीजान का पारा हाई कर गया था। रुक जा, अब तो तू मुझसे पिटेगा। छोड़ो मुझे एहसान इस लड़के की, आज मैं अकल टिकाने लगा कर रहूँगी। बीजान का बस नहीं चल रहा तो वो जाबिर को पकड़कर अच्छे से इसकी धुलाई करती। शर्म करो जाबिर, मत तंग करो बीजान को। और बीजान जाबिर का अलग अलग गाड़ी में जाने के लिए कहने का मतलब ये था कि आप सब बड़ों की कंपनी में हम बोर हो जाएंगे। आप लोगों ने सियासत की बातें करनी होती है, जबकि हम लोग ने मस्ती मजाक करते हुए सफ़र तय करना होता है। तो इसलिए आप सब बड़े अलग गाड़ी में चले जाएं और हम चारों अलग गाड़ी में चले जाते हैं। बीजान और जाबिर की नोक झोंक को आखिर अरीश ने आकर रोका था। हाँ, अब हम वैसे भी अलग गाड़ी में ही जाएंगे। इस बदतमीज़ के साथ मैं बिल्कुल नहीं सफ़र करने वाली। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दाजान को, आज वो ज़िंदा होते तो मैं देखती कि कैसे मेरे शौहर के सामने ये मुझे तंग करता। बीजान जाबिर को घूरते हुए कहती, खुद ही एक गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई थी, जबकि इनके इस तरह जाकर गाड़ी में बैठने पर सब लोग मुस्कुराए। चले, हम सब भी अब अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। ज़ियाम के कहने पर सब ने हाँ में सर हिलाया और फिर सब बड़े बीजान वाली गाड़ी की जानिब बढ़ गए और वो चारों ज़ियाम की गाड़ी की जानिब बढ़ गए। सारे रास्ते जाबिर की ज़ुबान चुप ना हुई थी। इसकी और अरीश की नोक झोंक सारा रास्ता चलती रही थी, जबकि ज़ियाम इन दोनों की बातें और लड़ाई इंजॉय कर रहा था। पहले तो वो इनको डांटता था कि ज़ियाम ज़्यादा बोला ना करो, लड़ाई ना किया करो। अब बच्चे नहीं रहे, मगर अब इसे अच्छा लग रहा था इनकी कंपनी में। शायद ये बदले दिल और बदले जज्बात का असर था कि अब इसे हर वो चीज़ अच्छी लग रही थी जिसमें अरीश शामिल थी। जाबिर के बहुत समझाने पर आबिश अब संभल गई थी, मगर अभी भी चुप रहती थी। लेकिन अभी वो भी जाबिर और अरीश के साथ फ्रेश फील कर रही थी। ज़ियाम लाला, यहाँ गाड़ी रोके शॉर्मे लेते हैं। रास्ते में जाबिर की नज़र एक शॉर्मा स्टॉल पर गई तो वो ज़ियाम से बोला, जिस पर इसने सर हिलाते गाड़ी को स्टॉल के पास खड़ा किया। आपने नहीं कहा क्या ज़ियाम ने इन तीनों के लिए शॉर्मे लिए मगर अपने लिए ना लिया। तो जाबिर बोला, नहीं यार, तुम लोग खाओ, मैं नहीं खाता। वो गाड़ी स्टार्ट करता बोला, जिसका पेट जल्दी भर जाए वो मुझे अपना अपना शौरमा दे सकता है। मैं खुले दिल से इसका छोड़ा गया शौरमा कबूल कर लूँगा। जाबिर अपने शौरमा का रैपर थोड़ा नीचे करता बोला, अगर तुमसे ना खाया जाए तो तुम मुझे दे देना, मैं भी खुले दिल से कबूल कर लूँगी। अरीश पीछे मुड़कर बोली तो जाबिर ने मुंह बनाकर आबिश को देखा। मुझे मत देखो जाबिर, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। आबिश अपना शौरमा हाथ के पीछे छुपाती बोली तो अरीश और ज़ियाम मुस्कुराए। क्या कर रही हो अरीश, बच्चों की तरह खा रही हो तुम। फ्रंट सीट पर बैठी अरीश मज़े ले लेकर शौरमा खा रही थी, जब इसके होंठों के किनारे पर शौरमे की मायूनीज़ लग गई थी, जिसे देखकर ज़ियाम इससे बोला और फिर अपना हाथ आगे करते अंगूठे की मदद से इसके होंठों से मायूनीज़ को साफ़ किया। फिर इसी अंगूठे को अपने मुंह में डालकर वो मायूनीज़ खा गया। ज़ियाम के ऐसे करने पर जहाँ अरीश अपनी जगह पर जम गई थी, वहीं जाबिर को बुरी तरह कांसी का दौरा पड़ा था। ओहो लाला, कुछ तो ख्याल करें, हम लोग भी बैठे हैं आपके साथ। आबिश थोड़े शरारती अंदाज में बोली, क्या बच्चे, मैं तो बस मायूनीज़ ही साफ़ की है। ज़ियाम बोला तो जाबिर ने ड्रामेबाजी वाली कांसी की। जाबिर, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा गला दबा दूँ तो फिर खामोशी से बैठ जाओ, वरना मैंने तुम्हारा गला दबा देना है। अरीश जाबिर की कांसी का मतलब अच्छे से समझ रही थी, इसलिए गुस्से से बोली, जिस पर जाबिर बहुत छा कर भी अपना कह के ना रोक सका। दाजान, हम लोग इंशाल्लाह एक माह रहेंगे और इस पूरा एक माह में और जाबिर दोनों अदयान के कमरे में रहेंगे, ठीक है ना अदयान। इनके आने से हवेली में रौनक लग गई थी। पूरी हवेली में सबके कहके गूंज रहे थे। तभी अचानक ज़ियाम शरारत से बोला और फिर अदयान से पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, मैंने भला क्यों इनकार करना है। वो फ़ोन पर मैसेज करने में बिजी था और यकीनन वो नहीं जानता था कि ज़ियाम किस बात पर इसकी हामी पूछ रहा है। तभी बेध्यानी में हाँ कर गया। अरे अदयान लाला, आपको पता भी है आपने किस बात के लिए हाँ कही है। अरीश ने अदयान के हाँ कहते ही इसका कंधा हिलाकर कहा, जिस पर वो हैरान हुआ। हाँ पता है, ज़ियाम पूछ रहा था कि हम लोग एक माह यहाँ हवेली में
रह सकते हैं ना। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, वो नासमझी से बोला। अरे आपने इन्हें इजाज़त दी है कि वो एक माँ आपके साथ आपके कमरे में सो सकते हैं, जबकि इसी हफ्ते आपकी शादी है। लाला अगर ये दोनों आपके साथ सोएंगे तो फिर अर्दल भाभी का क्या होगा। वो बोली तो अदियान ने फ़ौरन ज़ियाम की जानिब देखा जो शरारत से हंस रहा था। जाओ जाकर अपना काम करो, मैं क्यों तुम लोगों को अपने कमरे में घुसने दूँ। वो बोला तो सब हंस पड़े, जबकि अर्दल को बिला वजह शर्म आई। अच्छा बच्चों तुम लोग बातें करो, हम लोग ज़रा ज़मीनों से होकर आते हैं। दाजान खड़े होते बोले और फिर एहसान खान अदनान खान के साथ वहाँ से चले गए, जबकि महरीन बेगम भी नौशा बेगम और बी जान को अपने साथ ले गई ताकि इन्हें अर्दल के लिए लाए गए जोड़े ज्वेलरी और दूसरी चीज़ें दिखा सके। अब पीछे जवानों की पार्टी रह गई थी। वैसे एक बात है अर्दल भाभी, मैं कब से देख रही हूँ कि आप हमारे लाला को देखती हैं फिर नज़रें झुका लेती हैं, फिर देखती हैं फिर नज़रें झुका लेती हैं। अगर देखना ही है तो खुलकर देखे ना, आपके ही है, कोई नहीं रोकेगा आपको। आबिद जो कब से अर्दल को नोट कर रही थी इसे बोली, जिस पर सबने अर्दल को देखा। अदियान ने अदियान ने भी गहरी मुस्कुराहट के साथ अर्दल को देखा कि अब वो क्या जवाब देती है। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कहूँ तो मुझे किसी का डर नहीं कि मैं पकड़ी जाऊंगी। इन्हें देखते हुए भला डरूं भी क्यों, वो मेरे ही है, फिर कैसा डर। फिर मैं इसीलिए इन्हें इस तरह से देख रही हूँ क्योंकि मुझे इन्हें मुसलसल देखने से डर लगता है। मैं जब भी इन्हें देखती हूँ मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कता है कि मुझे लगता है मेरा दिल बाहर आ जाएगा। इसलिए मैं घबरा कर नज़रें झुका लेती हूँ, मगर फिर वही दिल इन्हें दोबारा देखने की ज़िद करता है, इसलिए बेचैन होकर दोबारा नज़रें उठाती हूँ, मगर फिर वही काम, इसलिए मैं इन्हें कुछ देर देखती हूँ फिर नज़रें झुका लेती हूँ। और ऐसा तब से है जब से मैं इनसे मिली हूँ। मेरा दिल शुरू से इनको देखकर ऐसे ही मुझे तंग करता है, इसलिए मैं पहले भी इसे ही इन्हें देखती थी। नहीं यकीन तो अपने लाला से पूछ लें। वो मुस्कुराते हुए बोली तो सबने होठी की, जबकि कोई शक नहीं था कि अगर सब लोग यहाँ ना होते तो ध्यान अर्दल के इन होंठों को चूम लेता जिनसे अभी इसने अपने इतने खूबसूरत अल्फाज इसके लिए अदा किए थे। वाह जी वाह, मेरी सहेली आज किसी और ही मूड में लग रही है। अफशीन जो अर्दल के साथ बैठी थी अर्दल को कौनी मारती बोली, जिस पर वो हंसती। यार ये तो गलत बात है ना अर्दल, तुम्हें सबके सामने इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मैं तो अपनी खुशी भी बयान नहीं कर सकता सबके सामने। ध्यान की बात पर फिर से सबने होटिंग की और वो शर्माहट बरा किलकिलाई।